गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारी हिस्ट्री का लेसन नंबर 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। और आज इस लेसन के लास्ट दो टॉपिक बचे हैं। एक तो अंग्रेज़ों द्वारा भारत छोड़ने के क्या कारण थे और दूसरा देशी रियासतों के विलय किस तरह से भारत के अंदर हुआ वो। इन दोनों टॉपिक्स के साथ आज हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, पहले हम शुरू करते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत छोड़ने के क्या कारण थे या भारत की स्वतंत्रता में कौन कौन से सहायक तत्व थे। बच्चों, भारत की आज़ादी के लिए जो भारतीयों ने लंबे समय तक संघर्ष किया उसके अंदर हर वर्ग का योगदान था। भले ही वो किसान था, भले ही वो मजदूर था, व्यापारी था, शिक्षक था, वकील था या किसी भी पद पे कार्यरत था, हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर के ऊपर भारत की आज़ादी के लिए प्रयास किए। और कुछ अन्य कारण भी सहायक सिद्ध हुए जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिली। तो वो और कौन कौन से कारण थे? उसके अंदर पहला कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की स्थिति का दुर्बल होना। बच्चों, जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था, जो 1939 में शुरू हुआ और 45 तक चला, इस युद्ध के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो मित्र राष्ट्र के साथ इंग्लैंड भी विजयी हुआ, लेकिन युद्ध के बाद में वो सेकंड कैटेगरी का देश बन करके रह गया, यानी दूसरा शक्तिशाली श्रेणी वर्ग का सदस्य देश बन करके रह गया। और युद्ध के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ जो थे वो बड़ी शक्तियों के रूप में उदय हुए और इंग्लैंड की आर्थिक और सैनिक शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई। अंग्रेज जो थे वो इससे काफ़ी परेशान थे। अमेरिका और चीन इंग्लैंड पर भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए दबाव डाल रहे थे और इंग्लैंड के लिए विश्व जनमत की अवहेलना करना जो था वो काफ़ी कठिन हो गया था। इस वजह से अंग्रेज़ों ने जो था वो भारत को आज़ादी देने का मानस बना लिया। दूसरा जो प्रमुख कारण जो था वो था इंग्लैंड के अंदर लेबर दल की सरकार का बनना। बच्चों, मई 1945 में जो चुनाव हुए उस चुनाव के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो सरकार बनी वो किसकी थी? वो थी लेबर दल या श्रमिक दल की सरकार थी। और श्रमिक दल ने अपने घोषणा पत्र में ही इस बात का वचन दिया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो भारतीय समस्या का हल जरूर कर देंगे। और ब्रिटेन ये जानता था कि भारत पर अधिक दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्रिटेन को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने संसद में घोषणा की कि भारत की जो आज़ादी के लिए उनकी सरकार अधिकाधिक कानून बना करके जून 1948 तक शक्ति का हस्तांतरण भारतीयों को कर देगी। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन छोटा कई बार पूछते हैं कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे एटली। ठीक है। अगला जो बिंदु था वो था हमारा भारतीय सेना में विद्रोह की भावना। कि भारतीय सेना में राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी और आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जो थे वो जापानियों के साथ मिलकर के ब्रिटेन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया था। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसेना ने विद्रोह कर दिया था। नौसेना, थल सेना और वायुसेना में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बढ़ती जो भावना है वो अंग्रेज़ों को यह विश्वास हो गया था कि अब भारतीय सेना पर निर्भर होकर भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी देने का मन बना लिया। और अगला जो टॉपिक था वो था हमारा सांप्रदायिक दंगे। कि जब अंग्रेज़ों का मुस्लिम लीग पर नियंत्रण नहीं रहा और मुस्लिम लीग सांप्रदायिक दंगे भड़का रही थी, सांप्रदायिक दंगों के अन्य स्थानों पर फैलने से अंग्रेज़ों के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखना जो था वो काफ़ी मुश्किल हो गया। प्रशासनिक, पुलिस और सैनिक अधिकारी भी सांप्रदायिकता के प्रभाव में आने लगे थे और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़ने की तिथि आगे लाकर 15 अगस्त 1947 कर दी थी। क्लियर? आगे समझ में आपकी बात? और अगला जो मुख्य बिंदु बना या हम ये कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए जो सहायक तत्व जो था वो कौन सा था? वो था ब्रिटेन पर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा था। ब्रिटेन के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा था वो भी भारत की आज़ादी का एक कारण बना था।
ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो था वो चीन, अमेरिका जैसे जो देश जो थे उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर दबाव डालना प्रारंभ कर दिया था और भारत की आज़ादी के लिए वो प्रयास कर रहे थे या इंग्लैंड के ऊपर दबाव बना रहे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ जो था उसने भी भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया था और अब अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव के आगे ब्रिटेन को झुकना पड़ा और भारत को आज़ादी देनी पड़ी। फिर साम्यवाद का खतरा भी जो था वो बढ़ता जा रहा था, यानी कि धीरे धीरे भारत में साम्यवाद का प्रसार हो रहा था और ब्रिटिश सरकार को यह भय हो रहा था कि यदि कांग्रेस से समझौता नहीं किया गया तो उनके सामने जनता का झुकाव साम्यवाद की ओर हो जाएगा। और उन्होंने यह महसूस किया कि यदि शीघ्र ही भारत को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई तो भारत में साम्यवाद का प्रसार हो जाएगा और जो ब्रिटेन के हितों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। और इसी कारणों से या हम ये कहते हैं कि इन सब कारणों की वजह से 1945-46 के अंदर ब्रिटिश शासन विरोधी लहर का विस्तार होता जा रहा था और अंततः अंग्रेज़ों को अपमानित होकर भारत से जाना पड़ा और भारत की बिगड़ती हुई स्थिति, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना, जन आंदोलन को रोक पाने में अपनी असमर्थता को देखते हुए अंग्रेज़ों ने शीघ्र ही भारतीयों को सत्ता सौंप दी और इस तरह से भारत जो था वो अंग्रेज़ों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बने जिसकी वजह से भारत की आज़ादी में वो सहायक हुए। अब हमारा जो अगला जो बिंदु है वो है जो देशी रियासतों में देशी रियासतों का जो विलय है, जिसके अंदर मुख्य रूप से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के विशेष संदर्भ में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? वो है देशी रियासतों का भारत में विलय, जिसके अंदर जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के विशेष संदर्भ में हम इसमें पढ़ेंगे। जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो पारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था 1947, उसमें ये प्रावधान था कि जो संधि समझौते या ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों से किए हैं वे सब क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे और इस प्रकार ब्रिटिश सर्वोच्चता देशी रियासतों पर से हटा ली जाएगी। और इसमें यह प्रावधान था कि भारतीय रियासतों को यह अनुमति होगी कि वे भारत में या फिर भारत का जो दूसरा हिस्सा था पाकिस्तान, उसके अंदर सम्मिलित हो सकती हैं। और जब आज़ाद हुआ, यहाँ भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के अंदर कुल 562 देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 562। और इन रियासतों का विलय दो भिन्न चरणों में हुआ। दोनों ही चरणों में प्रलोभन और जनता के दबाव की धमकी जैसे चतुर नीति को अपनाया गया। इसके अंदर से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर रियासतों का भारत में विलय नहीं करने से हठी रुख के कारण भारत सरकार ने कठोर नीति अपनाई और अन्य रियासतों से के लिए अलग नीति अपनाई गई। क्लियर? अब पहले हम बात करते हैं कि जो अन्य रियासतें जो थी उनको किस तरह से भारत के अंदर विलय किया गया। अन्य रियासतों की स्थिति में सबसे पहले जो थे वो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने जून 1947 में नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देते हुए रियासत के स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। ठीक है। और इसके साथ ही इंदौर के यशवंत राय होलकर और त्रावणकोर ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित करना चाहा। जिन्ना ने जो था वो भोपाल और धौलपुर के शासकों के माध्यम से जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयत्न किया। जैसलमेर और बीकानेर में सरदार पटेल ने सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद जोधपुर और धौलपुर का साथ छोड़ दिया और भारत में विलय का विरोध करने वाले धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह और इंदौर के होलकर ने भी मई 1948 में भारतीय संघ में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। और भारत सरकार के प्रयत्नों से या भारत सरकार की नीति के कारण लंबे समय तक इनका विरोध नहीं चल सका और जोधपुर भी आखिरकार अपनी लड़ाई में कुछ समय के बाद में अकेला पड़ गया और सरदार पटेल के दबाव के कारण अंत में वृहत राजस्थान का अंग बनकर भारत संघ के अंदर शामिल आ गया। और ये सब जो रियासतों का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण, वो हम अगले लेक्चर के अंदर, अगली
जो हमारा लेसन है उसके अंदर राजस्थान के पूरे एकीकरण के बारे में डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। और इसकी घोषणा पटेल ने 14 जनवरी 1949 को उदयपुर की एक सार्वजनिक सभा में कर दी। ये राजस्थान का जो एकीकरण है वो राजस्थान का एकीकरण हम डिटेल से अगले लेसन के अंदर पढ़ेंगे। अब जो हम बात करते हैं, पहली जो मुख्य रियासत जो थी वो कौन सी थी? जूनागढ़। वो जो जूनागढ़ रियासत भौगोलिक दृष्टि से भारत से घिरी हुई थी और जूनागढ़ की जनता ने भारत में सम्मिलित होने की घोषणा की। लेकिन जो जूनागढ़ का नवाब जो था उसने जूनागढ़ को पाकिस्तान में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। जनता ने नवाब का विरोध करके स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना कर ली और जूनागढ़ का नवाब भाग करके पाकिस्तान चला गया। और जूनागढ़ में फरवरी 1948 के अंदर जो था वो क्या करवाया गया? जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि जनता की राय ली गई कि जनता क्या चाहती है, और जनमत संग्रह जो था वो भारत के पक्ष में रहा और इस वजह से जूनागढ़ रियासत को जो था वो भारत के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। और इसी तरह से अब दूसरी जो बड़ी रियासत जो थी वो कौन सी थी? वो थी हैदराबाद। और हैदराबाद जो रियासत थी वो भी चारों ओर से जो थी वो भारत से घिरी हुई थी। लेकिन हैदराबाद का निज़ाम भारत में सम्मिलित होने की बात टालता रहा, यानी वो भारत के अंदर सम्मिलित नहीं होना चाहता था। वो किस में मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था। और हैदराबाद के मुस्लिम रजाकारों ने जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए ताकि उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके और उसको पाकिस्तान में मिलाया जाए। हैदराबाद की जो स्थिति जो थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, वहाँ पे अव्यवस्था फैलने लगी। तब सरदार पटेल और मेनन ने निज़ाम को समझाया, लेकिन वहाँ पे स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। जब स्थिति के अंदर सुधार नहीं हुआ तो इस बिगड़ी हुई स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई की और 18 सितंबर 1948 को, यानी कि जो भारत की जो पुलिस कार्रवाई जो थी वो कब संपन्न हुई थी? वो हुई थी 18 सितंबर 1948 को। और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारतीय संघ के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। इस तरह से हैदराबाद भी जो था वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। क्लियर? इस तरह से जो हैदराबाद जो था वो सितंबर 1948 के अंदर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। अब अगली जो बड़ी रियासत जो थी वो कौन सी थी? वो थी जम्मू कश्मीर, जो हम पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर का किस तरह से भारत के अंदर विलय हुआ। जम्मू कश्मीर का जो शासक जो था वो वहाँ का शासक था हरि सिंह। वो हरि सिंह जो था वो क्या था? हिंदू शासक था। क्लियर? यानी जो जम्मू कश्मीर जो था उस जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ का शासक हरि सिंह जो था वो क्या था? हिंदू शासक था। और बहुसंख्यक जनता जो थी वो क्या थी? मुस्लिम थी। और कबायली जो थे उन कबायलियों के रूप में पाकिस्तानी सैनिकों ने 22 अक्टूबर 1947 को, यानी 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता मांगी कि भाई हमारी जो थी वो सहायता की जाए, हमारे को इनसे बचाया जाए। क्लियर? और जब हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता मांगी तो कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने पर सहमति हो गई और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और कश्मीर जो था वो भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आक्रमणकारियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कश्मीर मुद्दे पर गठित आयोग की सिफारिशों पर युद्ध विराम कर दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कश्मीर मुद्दे पर गठित आयोग की जो सिफारिश जो थी उसके आधार पर जो युद्ध विराम किया गया था और कश्मीर का एक हिस्सा उसकी वजह से पाकिस्तान के अधिकार में रह गया। इस प्रकार कश्मीर रियासत का भारत में विलय तो हो गया, परंतु कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अधिकार में रह गया, जो अभी तक पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से
जाना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीओके, जो कहते हैं ना कि पीओके जो है वो पीओके जो है वो क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर है। इस तरह से कश्मीर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र का एक भाग है और यह पहली अनुसूची में सम्मिलित भारत का 15वां राज्य है। इस राज्य का क्षेत्र उन सभी क्षेत्रों से मिलकर के बना हुआ है जो 15 अगस्त 1947 को उस राज्य के शासक की प्रभुता के अधीन था। संविधान ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और यह व्यवस्था अस्थायी रूप से दी गई। अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, लेकिन अब आपको पता है कि ये अनुच्छेद 370 जो था वो समाप्त कर दिया गया है और कश्मीर भी भारत की अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जो है वो एक है। और भारत के एकीकरण के अंदर सबसे बड़ा योगदान जो था वो सरदार पटेल का रहा था। 2014 ईस्वी में सरदार पटेल का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। यानी 2014 से जो था वो सरदार पटेल का जन्म दिवस जो था वो हम किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप देख लेना, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेना। कुछ एक हिस्सा इस लेसन में से इस बार के परीक्षा के लिए हटा दिया गया, उसको छोड़ते हुए बाकी क्वेश्चन आंसर्स आप इसके देख लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से संपर्क कर लेना। क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।